हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको भारत का जो जीके है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज उसी में से हम जो चर्चा करने वाले हैं भूगोल विषय से संबंधित है। भूगोल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, वो भी भारत के भूगोल के, क्योंकि भारत के जितने भी एग्जाम अपन देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो जीके के प्रश्न आते हैं भूगोल से, भारत के भूगोल से आते हैं। तो आज भारत के भूगोल के सारे टॉपिक के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न लेकर आया हूं। 200 से ज्यादा ही होंगे क्योंकि हमारे पास स्लाइड की संख्या 418 है, तो प्रश्नोत्तर मिला करके है, तो 200 से ज्यादा प्रश्न होंगे। आराम से आपको पूरे वीडियो को देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे, 2-3 बार जब इसको देख लेंगे तो आपसे पूरे भूगोल का लगभग कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम चालू करने जा रहे हैं इस श्रृंखला को। मैंने पहले इसके आपके संविधान के 200 वीडियो आपको पढ़ाए थे, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के 200 वीडियो। ठीक है, ठीक है, पहले यहां पर देख लेंगे। यदि आपको हमारे इस पूरे प्रोग्राम की पीडीएफ चाहिए होगी, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको इस पूरे 200 प्रश्न की और उत्तर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप में 9755488561 स्क्रीन पे जो नंबर है और डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, कुल कितना क्षेत्रफल है? भारत का आपको क्षेत्रफल पूछा गया है कि जो भारत है मेरा प्यारा, इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे सरल प्रश्नों के लिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और सीधे आपको याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इस तरह से आपका 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। ठीक है, यहां पर डिस्क्रिप्शन में सारे ऑप्शन के दिए होते हैं कि आपको कौन सा उत्तर किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? सामान्य सा आप पहले ऑप्शन देखो, 5वां, 7वां, 10वां और 8वां। ये रटा रटाया ऐसा प्रश्न है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत लगभग 2.43% क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है। विश्व का, संसार का जितना क्षेत्रफल है उसका कुल कितना, 2.43 क्षेत्रफल भारत के पास है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वें नंबर पर है। कमेंट करके बताएंगे कि पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, 5वें स्थान पर ब्राजील है, भारत 7वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर अल्जीरिया, 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, अक्षांश और देशांतर आप जानते हैं। जैसे ये मेरी धरती माता है, पृथ्वी गोल है, आपको पता ही है। यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो भी ऐसी रेखाएं जानती है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, आपको पता है, और जो खड़ी रेखाएं जाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से 0 से 1 2 3 4 5 6 यहाँ सब तक जाती हैं। तो भारत का कितना में विस्तार हुआ, भारत कहाँ पर है इसमें? ठीक है, तो भारत आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर भारत बना हुआ है, कर्क रेखा बीचों बीच से भारत की जाती है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये, अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं, अगर आपको विजुअल है, ठीक है, तो यहाँ पर भारत का आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का है। ठीक है, तो अक्षांश का विस्तार कहाँ से, 84 से 37 6। ठीक है, और यहाँ पर अगर द्वीप सहित ले लेंगे आप तो 6 डिग्री 4 मिनट से। ये मुख्य भूमिका है और ये जलीय भूमिका जो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप आप समूह पता है यहाँ पर, उससे अगर लेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से। ऑप्शन में देखेंगे 8 4 से 37 6, ये आपका सही है। लेकिन अगर 6 4 से 36 6 तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि 36 6 नहीं 37 6 है। ठीक है, 10 4 से ये तो है नहीं और 12 4 से नहीं, तो ऑप्शन ए सही होगा, 8 4 से 37 6। तो इस तरह से ये उत्तर भी आपसे बनेगा। ठीक है, ये बनना चाहिए। ऑप्शन बी गलत है, वास्तविक विस्तार से छोटा है, ज्यादा बड़ा कुछ भी है, मतलब ये ऑप्शन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो ग्लोब में खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। ठीक है ना, तो भारत का देशांतरी विस्तार मतलब भारत यहां से यहां तक कितना फैला हुआ है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। 68 60 से 97 25, तो 68 60 से 97 25 बिल्कुल रटा रटा। अगर ऑप्शन ए में आ गया तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या है, 68 7 से 97 25, ये भारत का देशांतर का विस्तार है। ठीक है,
भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से गुजरता है, ठीक है। जैसे आपको पता है विश्व के मानक समय के लिए क्या लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत के लिए ऐसी कौन सी रेखा है, तो भारत आपको पता है पूर्ण रूप से इस तरफ अवस्थित है। तो यहाँ पर अवस्थित होने के कारण भारत को क्या हो जाएगा कि भारत यहाँ से 82.5 की जो लाइन जाती है उत्तर प्रदेश के नैनी से 82.5 डिग्री की, तो ये भारत का आपका देशांतर का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है। ये जो जिन स्टेटों से होकर गुजरती है आपको उनके नाम कमेंट में बताने हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कमेंट में बताइए। यहाँ पर 82.5 डिग्री आपका सही उत्तर होगा, कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित, ठीक है। अच्छा 82.5 डिग्री कहीं लिखा हो लेकिन यहाँ पूर्वी की जगह पश्चिमी लिखा हो तो वो गलत है। पूर्वी, भारत कहाँ पर है, पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो पूर्वी इस तरफ में अगर देखो और उत्तरी, ठीक है। तो भारत दक्षिण में बिल्कुल नहीं और भारत पश्चिम में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं पश्चिमी देश, जो देश इस देशांतर रेखा के पश्चिम में उनको पश्चिमी देश कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। आपने सुना होगा पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये पूर्वी इस लाइन से है, ठीक है ना, पूर्व के देश से है, ठीक है। जैसे भारत का पूर्व को मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, तो अहमदाबाद तो अब पश्चिम में ना भारत के, आप सोचते होंगे पूर्व को मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, तो होता क्या है इस देशांतर रेखा से इस तरफ पश्चिमी देश और इस तरफ पूर्वी देश, तो पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता आप ये सब पढ़ते हैं तो इस देशांतर रेखा से लेते हैं, ठीक है। पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का बोस्टन, पूर्व का, ठीक है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, अभी मैंने आपको यही पढ़ाया था, ठीक है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको याद होना चाहिए, सर्वाधिक 4 याद होने चाहिए आपको टॉप की, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और बिहार है, ठीक है। ये चारों सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इनके क्रम आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश से सभी को मालूम है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है जनसंख्या में, ठीक है। 2011 की जनसंख्या की आप आंकड़े भी देख सकते हो। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। इनको सिक्वेंस से जमाने को आएगा तो आप इनको बता देंगे, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ठीक है। तो भारत देश अवस्थित है, भारत देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी है, आपको पता है। तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य होगा, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी यही है, ठीक है ना। सबसे पूर्वी बिंदु भी यही है अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत फैला हुआ है, इस पॉइंट में आपको यहाँ पर मिलता है पूर्व में, ठीक है। पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये भारत का पूर्वी, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। बहुत सामान्य से प्रश्न, भारत के परिचय के हैं, पूरे भारत के इस तरह से भूगोल से बहुत सारे हम प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा दोनों है, आपको पता है। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछा है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना 75,106, 7516, 2976 और 12,236, ठीक है। इस तरह से आपके पास ऑप्शन है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा, मतलब कि जैसे भारत देश अगर आप बनाओगे, अभी मैं पूर्ण तरह से मैप नहीं बना रहा हूँ, मेरे से बनता भी नहीं है, ठीक है। तो आप बना लोगे इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से नहीं बनता भाई, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जहां से जल नहीं छूता, तो यहाँ भारत में यहाँ पर आपको पता है जल है, तो इसको छोड़ करके, ठीक है, स्थलीय सीमा बस पूछा है। तो ये कितनी है भारत की, ये है 15,106 किलोमीटर। कितनी है, 15,106 किलोमीटर केवल स्थलीय भूभाग की बात कहा गई, ठीक। स्थलीय सीमा की बात कही गई, कितनी है, 15,106 किलोमीटर, ठीक है। 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा। जलीय सीमा कभी पूछ ले तो कितनी है, 7516, ठीक है। कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। तो इस जलीय सीमा कितनी है, 7516, और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106, ठीक है। पूछ लिया भारत में समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, भारत में समुद्री तटरेखा की लंबाई, तो यहाँ पर 7516 आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 6100 किलोमीटर भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये कब है, द्वीपों के बिना, द्वीप के बिना, ठीक है।
अगर द्वीप जो है हमारे पास अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है यहाँ पर, तो इन द्वीपों को अगर अलग कर दोगे तो भारत की जो कुल समुद्री तटरेखा है वो कितनी है, 6100। लेकिन अगर भारत की टोटल समुद्री तटरेखा पूछेगा तो 7516, जिसमें द्वीप भी शामिल है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, द्वीप के सहित 7516 और बिना द्वीप के पूछेगा तो 6100। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत सामान्य सा प्रश्न, बच्चा बच्चा बता देगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। ठीक है ना, तो भागीरथी के नाम से निकलती है। बाद में इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं, आपने पढ़ा होगा, यहाँ ज्यादा समय नहीं है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब बनाते हुए बाद में ये क्या है, गंगा के नाम से आगे बहती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, बहाव 25-25, और इसका समापन आपको पता बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 है, जो कि पूरी तरह भारत से उत्पन्न होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो सिंधु नदी आपको पता है एक बहुत बड़ी नदी है, लगभग 3180 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है ना, टोटल लंबाई सिंधु नदी की है। निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ पर है मानसरोवर झील? तिब्बत में। कहाँ पर है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और लंबाई कितनी है? 3100। ठीक है, अब सिंधु की आपको पंच नदी भी पता होगा, 5 इसमें नदियां मिलती हैं जो शामिल होती हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अमरकंटक है नहीं, अमरकंटक आपको पता है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। यहाँ से बाकी की नदियां निकलती हैं, जैसे कि जोहिला, सोन और नर्मदा। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। गंगोत्री, गंगोत्री इसे क्या है, गंगा का उद्गम है, या गोमुख झील से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी ये महाराष्ट्र में है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील। ठीक है, तो ये सबका आपको पता है, अमरकंटक से नर्मदा, गंगोत्री से गंगा और त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी। ठीक है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा यानी जो गंगा बूढ़ी हो गई ऐसी कोई नदी कही जाती है, उस किसको कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। ठीक है, बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है कौन सी है? आपकी गंगा नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, दक्षिण में आपको पता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कितनी लंबाई है? 1465। गोदावरी नदी की लंबाई पूछ ले तो 1465। ठीक है, सामान्य प्रश्न याद रखेंगे। लूनी नदी को और क्या कहा जाता है? ठीक है, लूनी नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो लूनी नदी को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों भारत की लवण वाली नदी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लवण, बहुत खारी नदी है। ठीक है, बहुत सारे लवड़ी अवशेष के कारण ये नदी कैसी होगी? बहुत खारी, तो भारत की लवण नदी कहा जाता है। भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है? लूनी नदी को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे कि लूनी नदी कैसी है? खारी है, लवणी नदी है, इसलिए इसको भारत की लवण नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का भारत में कौन सा नाम है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है, इसके अलग अलग जो है देश में जाती है, तो अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से। जब ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो क्या नाम होता है इसका? दिहांग नाम होता है। कौन सा? दिहांग। ठीक है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करेगी इसका नाम कहलाएगा दिहांग। ठीक है, यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो आपको पता है यमुना नदी का संगम गंगा से कहाँ होता है? बहुत प्रसिद्ध प्रयागराज में होता है, इसलिए महाकुंभ भी वहां पर, त्रिवेणी संगम भी आपको कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती का। तो प्रयागराज आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यमुना का संगम गंगा से कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहीं पर महाकुंभ की भी जो है शुरुआत, या महाकुंभ भी होता है, और ये क्या है? त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप संगम में स्नान करने जाते हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की दिशा कैसी होती है? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश है, क्या है? जो मध्य प्रदेश है आपका, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया आपका कहलाता है, तो मध्य प्रदेश वाला एरिया हो, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की ढलान कहाँ है? पश्चिम की ओर ज्यादा है। कहाँ है? पूर्व की ओर ज्यादा है, सॉरी, पूर्व की ओर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर दो नदियां हैं,
यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, कि यहाँ बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है। तो ये दोनों नदी यहाँ बहती है, ठीक है। तो ढलान इस तरफ है लेकिन बहती किस तरफ है, इस तरफ। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं 2 नदियां, ये बहती इस तरफ है, उल्टा बहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये बहती हैं दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नर्मदा नदी कैसे बहती है और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। दोनों भ्रंश घाटियों का पता है आपको, निर्माण करती हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, क्या प्रश्न है, सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, ठीक है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ा डेल्टा बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी पता होना चाहिए कि नाम है सुंदरबन का डेल्टा। किसका नाम है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और ये बनाते हैं दोस्तों गंगा मैया और ब्रह्मपुत्र मैया, 2 गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है, और सुंदरबन नामक यहाँ पर वनस्पति भी पाई जाती है, इसलिए सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा यही है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। किसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। बिहार में शोक उत्पन्न कर देने वाली एक नदी है दोस्तों, जो वहां पर बहुत बार बार बाढ़ लाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक, ठीक है। तो बिहार में शोक पैदा करने वाली नदी है कोसी। कौन सी नदी है, कोसी। ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बिहार है और बिहार की नदी है कोसी, तो इसको कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है। कमेंट करके बताना कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली नदी पूछा है, देखो ताप्ती, ये हिमालय से नहीं निकलती, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है ताप्ती, ठीक है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में भी हिमालय का कोई विस्तार नहीं, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र निकलती है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, हिमालय के पर्वत से आपको पता है निकलती है। इसके बाद गोदावरी, आपको पता है कि गोदावरी नदी कहाँ है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये MH में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए क्या ऑप्शन हो गया कि ये कहाँ से निकलती है, आपकी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है, ठीक है। तो ऐसी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, ऑप्शन देख के बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको पहले बताया कि ये बाहर से निकलती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो ये पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है। गंगा नदी, ये भी बांग्लादेश में भी जाती है, तो ये पूरी तरह से भारत में नहीं बहती। गोदावरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, और नर्मदा भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन वाला प्रश्न है, दोनों सही हो जाएंगे, सी और डी, ठीक है। क्योंकि गोदावरी नदी भी पूर्ण रूप से भारत में है और आपकी नर्मदा भी पूर्ण रूप से भारत में है, ठीक है। पद्मा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो दोस्तों आपको पता है कि गंगा मैया बहती हुई बांग्लादेश में भी जाती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश में जाती हैं और बांग्लादेश में इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो बांग्लादेश में गंगा मैया को किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, तो पद्मा के नाम से जाना जाएगा, किसको, बांग्लादेश में गंगा को, ठीक है। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा के नाम से, ठीक है। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब भारत में आती है तो इसे क्या कहा जाता है, दिहांग, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। महानदी किस राज्य से मुख्यतः बहती है, महानदी किस राज्य में मुख्यतः बहती है, ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा। उड़ीसा, बिहार, केरल और पंजाब, ठीक है। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं बहती, पंचनद वहां के आपको पता है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पंजाब में है। केरल तरफ तो बिल्कुल ये नदी है नहीं, भरत पूजा, राम पूजा, इस तरह की नदी केरल में, जहां पर बाढ़ आई थी। बिहार में शोक, गंगा आदि नदियां हैं, तो यहाँ पर ये नहीं जाती। उड़ीसा में आपका महानदी जाती है, और उड़ीसा में मुख्य रूप से ये बहती है, निकलती छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। तो उड़ीसा महानदी का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ऐसे प्रश्न जरूर याद रखना, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि महानदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। महानदी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहती है, बिल्कुल सामान्य सा उत्तर होगा, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कृष्णा नदी आपको पता होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में बहुत प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। बहुत सारी इसके ऊपर फैक्ट भी हैं, जैसे अलमाटी बांध इसी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर, बहुत सारी चीजें इस पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो आपको मैंने बताया त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से तो गोदावरी नदी का है, और महाबलेश्वर पहाड़ी से आपका कृष्णा नदी का उद्गम मिलेगा, ठीक है। महाबलेश्वर पहाड़ी, ठीक है।
पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मिलेगा। कृष्णा नदी भारत की बड़ी नदियों में से है। आपको कमेंट करके इसकी लंबाई जरूर बताना है, ठीक है। भारत की किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, सबसे प्रसिद्ध है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि हीराकुंड बांध कहां पर बना है? महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। कमेंट करके ऑप्शन में इसका ये बताओ कि ये कहां बना है, ठीक है, किस राज्य में बना है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बंधा है और किस राज्य में बना है ये भी आपको बताना है, ठीक है। अभी मैंने आपको महानदी से संबंधित फैक्ट भी बताया था, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र कहाँ है, तो आप उत्तर आसानी से बता सकते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बना है, लो मैंने ही बता दिया, ठीक है। नर्मदा नदी के किस प्रसिद्ध जलप्रपात का उल्लेख है? ठीक है, नर्मदा नदी में बहुत सारे जलप्रपात हैं, आपको पता ही है, ठीक है, जैसे धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है ना, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, तो ऐसे बहुत सारे जलप्रपात किस पर हैं? महानदी पर। ऑप्शन में देखेंगे है दुर्वा कुंड, ये नहीं है महानदी पर दोस्तों। कावेरी बिल्कुल नहीं है, कावेरी नदी पर है। कपिल धारा है और शंकरगढ़ नहीं है, ठीक है। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, ये सब जलप्रपात कहाँ हैं? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के जलप्रपात आपको याद रखने होते हैं कि ये नर्मदा नदी से संबंधित हैं, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत किस नदी का उद्गम स्थल है? अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मगिरी, अच्छा ब्रह्मगिरी नहीं बताया, महाबलेश्वर बताया, त्र्यंबकेश्वर बताया, ब्रह्मगिरी नहीं बताया, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। किसका है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत आपने सुना होगा रामायण में, जब बाली सुग्रीव वाला मैटर आता है तो ब्रह्मगिरी पर्वत का वहां पर नाम आता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते हैं वो दोनों, वहां पर हनुमान रहते हैं, राम जी को ऐसा सबरी माता बताती है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है। कावेरी की लंबाई बताएंगे कमेंट करके जल्दी से। घाघर नदी किसकी सहायक नदी है? घाघर आपको पता है, इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं, तो ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। जमुना किस देश में ब्रह्मपुत्र का नाम है? ठीक है, जमुना किस देश में ब्रह्मपुत्र का नाम है? ठीक है, तो जमुना किस देश में ब्रह्मपुत्र का नाम है? तो जमुना का ब्रह्मपुत्र का जो नाम आपको पता है कि भारत में क्या नाम आपने इसको दे दिया था? पद्मा। क्या नाम दे दिया था? भारत में क्या नाम दे दिया था? पद्मा। दिहांग दे दिया था, थोड़ी दिहांग, क्या दे दिया था? दिहांग, ठीक है। पद्मा तो गंगा का नाम है। तो जमुना किस देश में है? बांग्लादेश में, ठीक है। तो बांग्लादेश में सबके नाम बदल जाते हैं। बांग्लादेश में गंगा मैया गई और उनका नाम हो गया, क्या हो गया? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा मैया का नाम पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो गया आपका? जमुना। क्या नाम हो गया? जमुना, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो गया? जमुना, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। सारी चीजों को याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। भारत का उत्तर का विशाल मैदान किन नदियों का जलोढ़ मिट्टी से, किन नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना है? तो आपको पता है भारत के भौगोलिक विभाजन को जब हम करते हैं तो हिमालय पर्वत, उत्तर के विशाल मैदान, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, द्वीपीय देश, थार का मरुस्थल, इस तरह से 6 भागों में डिवाइड करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो भारत के उत्तर का विशाल मैदान किन नदियों से बना है? ऑप्शन में देखना, गंगा यमुना सरस्वती, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा गोदावरी कृष्णा, सतलज गंगा और नर्मदा। नर्मदा होगी नहीं क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान में ये नहीं आती है, प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में आती है। गंगा गोदावरी कृष्णा ये हो नहीं सकती क्योंकि गोदावरी और कृष्णा दक्षिण भारत में बह रही हैं। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शन ए क्या है? गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना और सरस्वती नहीं है, ठीक है, गंगा तो है पर यमुना सरस्वती नहीं। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं अपन गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ठीक है सिंधु भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो उत्तर के विशाल मैदान बने हैं वो इससे बने हैं, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान किस प्रकार की भू आकृतिक प्रदेश है? ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान आपको पता है ये पठार नहीं है। पठार तो यहाँ पर है, जैसे मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, कर्नाटक का पठार है, लेकिन उत्तर के विशाल मैदान तो मैदान ही है। तो ये ऑप्शन सीधे सीधे बन जाएगा, ऑप्शन सी जलोढ़ मैदान, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो उत्तर में जो विशाल मैदान फैले हुए हैं इनका क्षेत्रफल पूछा है कि लगभग कितना है। तो उत्तर के विशाल मैदान का आपको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, ये लगभग 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है कि 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है, जो भारत के कुल जो भू आकृतिक प्रदेश है उनका 23% कवर करते हैं, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? ठीक है, तो औसत चौड़ाई आप बता देना कितनी है?
150 से 300 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान के 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब ये देखना, एक तो है सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है, दक्कन का मैदान नहीं हो सकता, असम का मैदान नहीं, ठीक है, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, असम का मैदान, सिंधु मैदान, गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ऑप्शन देख के ही समझ जाया करो कि पंजाब का मैदान, पंजाब में ऐसा कोई क्षेत्र बना नहीं, पंजाब ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र में आने लगता है, आप बोलते पंजाब हिमालय, ठीक है ना। राजस्थान का कोई मैदान है नहीं, राजस्थान पूरा अलग ही है, ठीक है। असम का मैदान कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु का मैदान, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर के मैदान की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बार बार बता चुका, जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, तो जलोढ़ मिट्टी इसका प्रमुख मैदान हो। जलोढ़ मिट्टी मतलब क्या होता था, वहां नदियां बहुत, नदियां अपने साथ गाद बहा बहा के लाती थी, और क्या हो जाता था कि वहां पर वो जमता गया और मैदान का निर्माण हो गया, तो ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, ठीक है। उत्तर के मैदान में ऊपरी और निचले मैदानों पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऊपरी और निचले मैदान को भावर और तराई, क्या है, बांगर और खादर, ठीक है, वो तो पर्वत के पैद है। तो ऊपरी और निचले मैदान को खादर और बांगर, ठीक है। तो खादर है, ये खदर नहीं है, खादर बोलते हैं, खादर और बांगर, ये जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार भी होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। उत्तर के मैदान का सबसे उपजाऊ हिस्सा कौन सा है, ठीक है। तो उत्तर के मैदान का सबसे उपजाऊ हिस्सा कौन सा कहला जाएगा, तो मैंने आपको बताया जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, जो कि खादर होगी, खदर नहीं खादर, ये सबसे उपजाऊ होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा कि उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उपजाऊ हिस्सा खादर, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो होगी, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी में सारे जो उपजाऊ तत्व है वो उपलब्ध होंगे, तो ये खादर हो जाएगा, ठीक है ना। भाबर तो अलग प्रदेश है, तराई अलग प्रदेश है, जो बिल्कुल पर्वत के पैर के नीचे आ जाता है, तराई प्रदेश, ठीक है। और भाबर जहां से नदियां उसके नीचे बहने लगती हैं, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, नदियां उससे बहुत आगे निकल चुकी होती हैं, ठीक है। भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है, ठीक है। भाबर क्षेत्र की विशेषता यह है, अभी बताया, नदियां सतह के नीचे बहती हैं, क्या होता है, नदियां सतह के नीचे बहने लगती हैं। क्या होता है, जैसे ही नदी यहाँ से पर्वतों से उतरकर बहकर आई, मैदानों तक पहुंची, तो क्या होता है कि अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर वत्थर भी लेके आई, तो यहाँ पर ये जम गए या बैठ गए, तो इसके नीचे अब नदी बहती रहती है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर, क्या बोलते हैं, भाबर, ठीक है। तो ये क्षेत्र कहलाता है आपका भाबर, ठीक है। तो नदियां सतह के नीचे बहती हैं और नदियां यहाँ बहती रहती है नीचे से, ठीक है। भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो भाबर के ठीक दक्षिण में तराई, क्या पाया जाएगा, तराई, ठीक है। भारत के ठीक भाबर के, ठीक है, ठीक है, यहां से आई तो यहां पर आपको मिल गया भाबर, भाबर के बाद आपको मिल गया तराई, क्या मिल गया, तराई। फिर यहां पर आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया यहां पर बांगर, क्या मिल गया, बांगर। और यहां पर मिल गया खादर, क्या मिल गया, खादर। तो ये जलोढ़ मैदान इस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये इनका क्रम बनता है, ठीक है। उत्तर के मैदान की लंबाई लगभग कितनी है, तो लगभग 3200 किलोमीटर मानी जाएगी, 3200 किलोमीटर। गंगा का डेल्टा सुंदरबन किस मैदान का हिस्सा है, ठीक है। तो गंगा का डेल्टा, ये सुंदरबन मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से बनता है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो कि असम के यहाँ, क्योंकि लास्ट में जाकर के जब गंगा नदी वहां पर गिरती है, तो वहां पर कौन सा मैदान कहलाता है, वो वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। सबसे भारत में, जैसे भारत को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखेगा मैदान, ये पूरा मैदान 3 हिस्सों में बटा है, सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। तो यहां से जाके नदी गिर जाती है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में सुंदरबन के डेल्टा आपको मिलेंगे, ठीक है। उत्तर के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो उत्तर के मैदान की औसत ऊंचाई बहुत कम है, क्योंकि मैदान है तो 50 से 150 मीटर ही लगा देना, किलोमीटर होगा, ठीक है, किलोमीटर होगा उत्तर के मैदान की औसत ऊंचाई, नहीं, मैदान की ऊंचाई मीटर में, ठीक है, मैदान की ऊंचाई, चौड़ाई लंबाई किलोमीटर में, ऊंचाई मीटर में, ठीक है। उत्तर के मैदान में किस प्रकार की कृषि सबसे अधिक होती है, तो उत्तर के मैदान है भयानक अच्छे हैं कृषि के लिए, आपको पता है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, सारे राज्य कृषि के लिए बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर गहन कृषि होगी, कैसी होगी, गहन कृषि होगी उत्तर के विशाल मैदान में। अगले प्रश्न की ओर चलना। उत्तर के मैदान को भारत का धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, वैसे तो उत्तर के मैदान को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, पर ये पता नहीं कैसा प्रश्न कहीं पर पूछा है, क्योंकि यहाँ पर धान का उत्पादन होता है, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है।
उत्तर के मैदान का कौन सा भाग गन्ना पट्टी कहा जाता है? देखो, उत्तर के विशाल मैदानों में गन्ना भी बहुत होता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, तो बता देना कानपुर में है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के कारण यहाँ पर गन्ना भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पर पंजाब तो होगा नहीं, पंजाब में ज्यादातर गेहूं की पेटी है, हरियाणा में भी गेहूं की पेटी है, और बिहार में इतना ये पाया नहीं जाता, ज्यादातर चावल मिलेगा आपको, गेहूं भी मिल जाएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बोला जाता है गन्ना की पेटी। क्या बोला जाता है? गन्ना की पेटी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना की पेटी बोला जाता है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर गन्ना का उत्पादन होता है, तो बोल देंगे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर के मैदान की प्रमुख परिवहन विशेषता क्या है? ठीक है, तो उत्तर का मैदान मैंने बताया दिया आपको, मैदान ही मैदानी क्षेत्र है, तो सड़क बहुत अच्छी हो जाएंगी, सड़क बहुत सारी हो जाएंगी, रेल नेटवर्क बहुत अच्छा बिछ जाएगा। तो पर्वतीय मार्ग, उत्तर के मैदान में पर्वत की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, सड़क व रेल नेटवर्क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जल परिवहन होगा नहीं क्योंकि समुद्र का इतना वो है नहीं, फिर भी अंतर राज्य जो अंतर जली वाला भाग है जो नदियों के माध्यम से वह होता है। पर मुख्य रूप से परिवहन पूछा तो रेल व सड़क, वायु परिवहन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं क्योंकि आपको आराम से सड़क मार्ग और रेल मार्ग मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर के मैदान की प्रमुख परिवहन विशेषता है सड़क व रेल नेटवर्क। ठीक है, उत्तर के मैदान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर के मैदान में अवस्थित सबसे बड़े शहरों में आपको पता है सबसे प्राचीन शहर भी है, वो है कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता है। ठीक है, अब इसमें अगर डिवाइड करके पूछ लेता कि गंगा के मैदान का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो अलग उत्तर हो जाता। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान का कौन सा है, तो अलग, लेकिन उत्तर के ओवरऑल मैदान का पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, कोलकाता। ठीक है, उत्तर के मैदान में दोआब का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आपने सुना होगा गंगा यमुना दोआब, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, दो नदियों के बीच का जो आब है यानी क्षेत्र है वो क्या बोलता है? दोआब। तो दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है, सीधी सी बात है, ये कहला गया दोआब। ठीक है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहला गया दोआब। जो मैदानी क्षेत्र है अगर तो, ठीक है, और वहां पर अगर घाटी का निर्माण हो जाता है तो वो घाटी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर के मैदान का निर्माण किस भूगर्भिक युग में हुआ? ठीक है, तो उत्तर के भूगर्भिक मैदान का निर्माण ये क्वार्टनरी युग में हुआ। कब हुआ? क्वार्टनरी युग में हुआ। ठीक है, 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व। हिमालय का 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब 2 मिलियन मतलब कि 2 करोड़। ठीक है, 2 मिलियन मतलब कि 2 मिलियन मतलब 2 करोड़ नहीं, 2 मिलियन मतलब कि लगभग 2.6 यानी 25 लाख। ठीक है, दो यानी कि 25 लाख वर्ष लगभग पूर्व इसका उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, धीरे धीरे जब नदियां अपना काम करती गई। ठीक है, हिमालय के पर्वतमाला का निर्माण किस भूगर्भिक युग में हुआ? तो आपको ये बता देना है कि ये तो टर्सरी युग में हुआ होगा, शायद, मुझे याद नहीं। टर्सरी बिल्कुल सही है। हिमालय का निर्माण लगभग 40 से 50 मिलियन यानी 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व कब हुआ? टर्सरी युग में हुआ। ठीक है, मिलियन नहीं होगा, ज्यादा है, ये गलत डाटा दिया है। हिमालय का निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है ना। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वतीय श्रृंखला है? तो देखो, हिमालय मैंने आपको बताया था नवीन बलित पर्वत है। क्या है? नवीन बलित पर्वत है, और इसका आज भी निर्माण जारी है क्योंकि इसको युवा पर्वत भी बोलते हैं। तो ये बलित मतलब कि मुड़े हुए। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि हिमालय के क्या है, आज भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, युवा पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय की आज भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और उसका निर्माण आज भी जारी है, इसलिए इसको बोलते हैं मुड़े हुए फोल्डेड, क्योंकि प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, एक दो प्लेटें हैं, इनके टकराने से जो बीच में मलबा था वो ऊपर उठा, तो प्लेटें अभी भी धंसती जा रही हैं और हिमालय ऊंचा उठता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? मुड़े हुए पर्वत हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, हिमालय पर्वत की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर है। मतलब लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक हिमालय कितना लगभग फैला हुआ है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर आपका सिंधु नदी है, कौन सी है? सिंधु नदी से लेकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये हम हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर हिमालय की कुल लंबाई है। ठीक है, 3200 नहीं है उसका उत्तर, ये गलत है। ठीक है, 2400 है। कितना कर देना? 2400। हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई लगभग ये है 400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हिमालय ऐसे लंबाई में कितना है? 2400, बहुत लंबा है, शुरू से लास्ट तक आपको पता है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और चौड़ाई यहाँ पर चौड़ाई कम है, कितनी है? 400। कितनी है? 400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेह लद्दाख से लेके यहाँ नीचे थोड़ा सा ही नीचे तक फैला हुआ है, उत्तराखंड तक लगभग, उसके थोड़ा नीचे तक। तो ये आपका हिमालय की चौड़ाई है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला कितने भागों में बटा है? तो हिमालय पर्वतमाला
कितने भागों में बटा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पढ़ाया है। आप हिमालय वाले मेरे वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। ठीक है, एक को बोलते हैं सबसे ऊपर, जिसको हम महान हिमालय बोलते हैं, इसको हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। फिर आता है लघु हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और फिर आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, कौन कौन सा? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमाचल हिमालय, हिमाद्री हिमालय या शिवालिक हिमालय, इनके नाम अलग अलग, ठीक है, दोनों प्रकार से जाना जाता है। तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय को हिमालय पर्वत का भाग नहीं माना जाता, हिमालय से पूर्व में ही उसका निर्माण हो गया था, तो इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो 3 भाग हैं, यह हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, या इसको बोल दो महान, मध्य और शिवालिक। ठीक है, इस 3 रूप में। ठीक है, ये मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। ओके, इतना याद रखेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सब पूरी दुनिया को पता है कि माउंट एवरेस्ट है, फालतू में इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा पता है तो कमेंट करके बता दो कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये यहाँ पर आ भी गया 8848.86। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अब भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया तो दिए गए ऑप्शन में देख लोगे तो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला अगर आपसे पूछेगा तो बोल देना आप शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक है। ठीक है, कश्मीर से नेपाल तक फैला हिमालय क्या कहलाता है? ठीक है, वैसे ये कोई ऑथेंटिक प्रश्न नहीं बनता कि कश्मीर से नेपाल तक फैला हिमालय। नदी से पूछा जाता है कि सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला हिमालय क्या कहलाता है? सतलज से काली तक क्या कहलाता है? काली से तीस्ता तक कहलाता है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक क्या कहलाता है? तो हिमालय को नदियों के हिसाब से बांटा जाता है। यहाँ पर सिंधु नदी हो गई, ठीक है, सिंधु के बाद सतलज, फिर काली, फिर तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 नदियां, इनके बीच में जो हिमालय का क्षेत्र उनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हिमालय के जो 4 क्षेत्र हैं इनको नाम अपना अपना दिया जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से नाम दिया जाता है। तो इसका कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं बना सकते आप, इसका कि क्या ऑप्शन बनेगा, फालतू का प्रश्न है। ठीक है, ये याद रखना, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, और इनके बीच में हिमालय अवस्थित है। इनके अलग अलग प्रादेशिक विभाजन है ये। ठीक है, भूटान में हिमालय का कौन सा भाग पाया जाता है? ठीक है, नेपाल, फिर यहाँ भूटान, ये 2 देश हैं। यहाँ पर कौन सा भाग पाया जाएगा? असम हिमालय। कौन सा? या भूटान हिमालय नाम से तो कुछ है नहीं यार, क्या ही देते रहते हैं। ठीक है, हिमालय का कौन सा भाग ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तर में स्थित है? हिमालय का कौन सा भाग ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तर में अवस्थित है? ठीक है, तो ये असम हिमालय हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वही है। ठीक है, तो असम हिमालय हो जाएगा। तराई क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तराई क्षेत्र किसके निकट हो जाएगा? देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपके हिमालय पर्वत का पूरा निर्माण है, यहाँ पर आपके मैदान है। ठीक है, तो अब तराई क्षेत्र के लिए यहाँ पर शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है, सबसे ऊपर कौन सा है? हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। तो शिवालिक यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके नीचे मैदान है और मैदान का भाग क्या है? तराई। ठीक है, हिमाचल श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय, मैंने अभी बताया। हिमाचल श्रृंखला या महान हिमालय, हिमाद्री श्रृंखला या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो बड़े वाले यानी हिमाचल श्रृंखला को किसके नाम से जाना जाता है? महान हिमालय के नाम से। बीच वाले को या मध्य हिमालय को किसके नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, सॉरी, हिमाचल हिमालय, अच्छा, हिमाचल श्रृंखला को जाना जाता है लघु हिमालय के नाम से। किससे? लघु। ठीक है, ये महान हिमालय को जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है हिमाद्री। किससे? हिमाद्री हिमालय से। ठीक है, तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, तो लघु हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय की कौन सी घाटी कश्मीर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जब आपको पता है झेलम का युद्ध या कश्मीर का युद्ध, झेलम नदी बहुत प्रसिद्ध है कश्मीर में, तो झेलम घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे लंबी नदी है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। कितनी किलोमीटर है? 3180 किलोमीटर। ठीक है, हिमालय की सबसे लंबी पूछा है, भारत की नहीं पूछा, तो हिमालय की सबसे लंबी सिंधु हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पूरी दुनिया जानती है कि गोमुख है। उत्तराखंड कहाँ है? गोमुख उत्तराखंड है, और लंबाई कितनी है? 25। ठीक है, समापन कहाँ पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा। बहुत सारे इसके फैक्ट हैं। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सब लोग जानते हैं पद्मा के नाम से। किसे? पद्मा के नाम से। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम किस नाम से होता है? तो भागीरथी के नाम से। बहुत सारे गंगा नदी के पीछे फैक्ट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में करती है, और इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी
भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? अरुणाचल प्रदेश से, और इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? दिहांग। बहुत महत्वपूर्ण चीजें याद रखना, ठीक है। हिमालय की कौन सी चोटी सागरमाथा कहलाती है? सागरमाथा इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में। कहां पर बोलते हैं? नेपाल में। लंबाई अभी आपको बता दी है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। कितनी है? 8,848.86 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मीटर, ठीक है, किलोमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तौबा तौबा, ठीक है, मीटर है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से हिमालय में, ठीक है, नेपाल में जाना जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्वी हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्वी हिमालय का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। तो सिक्किम को बोल देना। किसको बोल देना? सिक्किम को, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो ये हिमालय जो आपका पर्वतमाला यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, 3 भाग जो फैले हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो यहाँ सिक्किम जो राज्य है, इसके बाद से पूर्वी हिमालय को बोले जाते हैं। पूर्वी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपका मौसिन राम, चेरापूंजी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये पूर्वी हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, पूर्वी की पहाड़ियों के नाम से। तो ये सिक्किम को बोला जाता है पूर्वी हिमालय का प्रवेश द्वार, ठीक है। सॉरी, हिमालय के पर्वतमाला को युवा पर्वत क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नया पर्वत है। नाथुला दर्रा किस को भारत को किस देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि नाथू कहाँ है। तो नाथू कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और ये भारत और चीन को जोड़ेगा, ठीक है, भारत चीन को जोड़ता है, ठीक है। खैबर दर्रा किसके बीच में स्थित है? ठीक है, तो खैबर दर्रा आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है कहां पर है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ेगा खैबर दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, कहां पर है? भारत के उत्तराखंड में, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? भारत के उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में तो आपको पता होगा किससे जोड़ेगा? देखो, भूटान से तो जोड़ेगा नहीं, म्यांमार तो आपके बिल्कुल पूर्व में, उससे जोड़ेगा नहीं, अफगानिस्तान से जोड़ेगा नहीं, तो चीन और नेपाल को। तो लिपुलेख दर्रा किसको? चीन और नेपाल को। है कहां? उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा याद रखना, उत्तराखंड में है, जोड़ता है चीन और नेपाल को, ठीक है, भारत से। बड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बड़ा लाचला दर्रा आपका हो जाएगा यहाँ पर, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। और ये भी चीन से आपको जोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, चीन से नहीं जोड़ेगा, लाहौल स्पीति और लद्दाख को जोड़ेगा, ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा। सिपकिला दर्रा भारत और किस देश को जोड़ता है? ठीक है, सिपकिला दर्रा, ठीक है, तो सिपकिला दर्रा भारत और किस देश को जोड़ेगा? तो सिपकिला दर्रा जोड़ेगा भारत और चीन को, ठीक है, ज्यादातर दर्रे चीन को ही जोड़ते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला दर्रा, और ये किसको? भारत और चीन को, ठीक है। जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जो जिला, ठीक है, तो जो जिला देखो, पर पहले तो ये जम्मू कश्मीर में आ जाता था, लेकिन अभी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये लद्दाख में आने लगा। कहां पर? लद्दाख में, ठीक है। तो जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है जोजिला दर्रा? लद्दाख में, भारत और चीन को जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा, ठीक है। माना दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? मैंने बताया मानाला, नीतिला और लिपुलेखला, ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो माना दर्रा कहां पर हो जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक है। बुमला दर्रा कहाँ है? तो बुमला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है। बुमला दर्रा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है, ठीक है। खारदुमला दर्रा किस राज्य, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, खारदुमला दर्रा सबसे ऊंचा है। क्या है? सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा है खारदुमला, ठीक है। लद्दाख में अवस्थित है। कहां पर है? लद्दाख में खारदुमला दर्रा, और सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? बोलना सिक्किम में। सिपकिला कहाँ है? बोलना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जुड़ेगा। जब आप कुल्लू मनाली जाओगे तो लाहौल स्पीति जाना होगा, तो किससे जाओगे आप? इससे जाओगे। किस दर्रे से जाओगे आप? यहाँ पर रोहतांग दर्रे से, ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। जोजिला दर्रे की ऊंचाई कितनी है? इस तरह के प्रश्न कभी पेपर में पूछेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर भी लिखा 3500 मीटर, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैंने याद किया, ठीक है, कोई मतलब नहीं।
कुंजुम दर्रा कहाँ पर है, ठीक है। तो कुंजुम दर्रा आप बता देना हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी को लाहौल से जोड़ता है, ठीक है। कुंजुम दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी को लाहौल से जोड़ेगा। लाहौल स्पीति है ना, आपने सुना, तो लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला कौन है, कुंजुम दर्रा। कौन सा, कुंजुम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, सब कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। काराकोरम दर्रा भारत को किससे जोड़ता है, तो काराकोरम आपको पता है लद्दाख में, किससे जोड़ेगा, काराकोरम जोड़ेगा भारत को चीन से। किससे जोड़ेगा, भारत को चीन से, पाकिस्तान से हमको जुड़ने भी नहीं है। नीति दर्रा किस राज्य में है, नीति दर्रा किस राज्य में है, तो नीतिला, लिपुलेखला, मानाला सब कहाँ है, उत्तराखंड में। तो नीति दर्रा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। नीति दर्रा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। पानी पी लेते हैं। नीति दर्रा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। सादिया दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। सादिया दर्रा आप बता देना कहां पर है, असम में, ठीक है। सादिया दर्रा कहां है, असम में, ठीक है। थांगला दर्रा कहां पर अवस्थित है, तो थांगला दर्रा कहां अवस्थित हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी थांगला दर्रा की। थांगला दर्रा, बुमला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सब कहां, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाम याद रखना, थांगला, दिफू, ठीक है, और ये सारे दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। लेप्चा दर्रा कहाँ है, तो लेप्चा दर्रा में बहुत कंफ्यूजन लोगों को, लेकिन फिर भी इसका उत्तर सिक्किम माना जाता है। क्या माना जाता है, सिक्किम माना जाता है। कई किताबें इसको अलग अलग देती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीति और माना दर्रे किस राज्य में अवस्थित है, नीति और माना दर्रे किस राज्य में अवस्थित है, मैंने बार बार बताया उत्तराखंड में, नीतिला, लिपुलेखला और माना, ठीक है। ये तीनों कहाँ, उत्तराखंड में। पंचचूली दर्रे का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। पंचचूली दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पूर्वी घाट मुख्यतः किस देश में फैले हुए हैं, पूर्वी घाट किस दिशा में फैले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पता है, देखो घाट से संबंधित प्रश्न आ गए, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। कहाँ पर है, उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं, तो ये आपको इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं, ठीक है। पूर्वी घाट किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, देखो यहाँ पर कुछ भी दिया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊं, सॉरी, उत्तर पश्चिम मतलब क्या होता है, उत्तर पश्चिम यहाँ पर आएगा, भारत का उत्तर, और पश्चिम तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यानी यहाँ पर आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट तो ऐसा है, ठीक है ना। पूर्वी घाट किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो पूर्वी घाट आपको पता होना चाहिए किन राज्यों से होकर गुजरता है। पूर्वी घाट भारत का ये, ठीक है, ये पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट किन राज्यों से होकर गुजरता है आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। अब देखो गुजरात तो पश्चिमी घाट में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान पश्चिम में, राजस्थान से कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये होगा नहीं, ये पश्चिमी घाट के, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बता देना है। देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में लोगों को होता है कंफ्यूजन, क्या होता है, सबसे लोगों को होता है कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे सोर्स में जिंदा घट्टा मिलती है। कितनी मिलती है, जिंदा घट्टा की ऊंचाई मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग महेंद्रगिरी को मानते हैं। किसको मानते हैं, महेंद्रगिरी को, लेकिन जिंदा घट्टा ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स में मिलता है, ठीक है। आप हिसाब से देख लेना पेपर में ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। महेंद्रगिरी 1501 यह उड़ीसा में है, और उड़ीसा को कई लोग पूर्वी घाट का हिस्सा मानते हैं नहीं, ये दिक्कत आती है, ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी होगी, तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई बहुत कम है, 400 से 600 मीटर। कितनी है, 400 से 600, 600 से 900 कई लोग लेते, पर 400 से 600 आप मान सकते हो, ठीक है। कौन सी नदियां पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अब देखो नदियों को देखोगे पूर्वी घाट को, ठीक है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साबरमती और माही। अब देखो ये भारत का पूर्वी घाट है, ठीक है, ये भारत का पूर्वी घाट है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला, गंगा और यमुना, तो गंगा और यमुना तो सीधे यहाँ से आकर मिल जाती है, इनको पूर्वी घाट से कोई मतलब है नहीं। नर्मदा और ताप्ती तो पश्चिमी घाट में जाती है, तो ये ऑप्शन आपका कभी सही होगा नहीं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तो महानदी यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ से, ये जाती है। गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी जाती है। कृष्णा भी जाती है और कावेरी भी जाती है, तो ये नदियां काटती हैं पूर्वी घाट को, ठीक है। साबरमती और माही यहाँ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्वी घाट को काटती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। याद रखना है सारे फैक्ट, ठीक है। देखो आपको लोकेशन याद है, कौन सी नदी कहां से निकलती, तो आप आराम से उत्तर बता देते हो। पूर्वी घाट में कौन सा भाग जवाड़ी हिल्स कहलाता है, ठीक है। पूर्वी घाट का कौन सा भाग जवाड़ी हिल्स कहलाता है, तो ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ठीक है।
तमिलनाडु में स्थित जवाड़ी हिल्स पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और सघन है, ठीक है, अधिक ऊंचे हैं और सघन है, तभी पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे और सघन है, ठीक है। देखो ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, ज्यादातर नदियां इस तरफ बहती हैं, इस तरफ ज्यादातर नदियां आपकी नहीं बहेंगी, ठीक है। ज्यादातर नदियां कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो ये ऊंचा है और सघन भी, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी पाई जाती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में क्या पाई जाती है, जैव विविधता। पूर्वी घाट किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, दक्कन के पठार का। पूर्वी घाट किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार का, ठीक है। महानदी पूर्वी घाट के किस दर्रे से गुजरती है, महानदी पूर्वी घाट के किस दर्रे से गुजरती है, तो सतकोसिया दर्रे से गुजरती है। किससे, सतकोसिया दर्रे से। बहुत अच्छे फैक्ट हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ठीक है। सतकोसिया दर्रे से होकर गुजरती है, ये आपके उड़ीसा में पता है आपको क्षेत्र, ठीक है। वहां से सतकोसिया दर्रे से होकर के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। किस स्थान पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो ये तो कहीं वैसे नहीं मिलते। देखो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट थोड़ा अलग अलग, ये पर्वतमाला है, यहाँ पर अलग जंक्शन है, लेकिन यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो यहाँ पर ये इसके मिलान स्थल है, तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो अरावली की पहाड़ी है, तो यहाँ पर है, राजस्थान से दिल्ली तक जाती है, ठीक है ना। सतपुड़ा यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, ये पूरी चीज में। महादेव की पहाड़ियां भी ये सतपुड़ा का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी किस स्थान से पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। आरूक घाटी किस राज्य में, ठीक है। चलिए 101 प्रश्न से स्टार्ट हो गया। 1 मिनट का रेस्ट लूंगा, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, वीडियो रुकेगा नहीं, आप पूरी वीडियो को देखते रहना। बस 1 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, जरा बैठ लेता हूँ, ठीक है ना। हेलो, चलिए प्रारंभ करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न क्या, आरूक घाटी, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे जब तक आप लोग, आरूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। आरूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, आगे बढ़ते अपन।
ठीक है, चलिए ले लेते हैं अगले 100 प्रश्न फटाक से। आरुक घाटी किस राज्य में है दोस्तों? आरुक घाटी बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, सबको मालूम होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश में, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास है। कॉफी के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध कौन सी? आरुक घाटी। ठीक है, तो आरुक घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और ये कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख हिल स्टेशन है, घूमने फिरने लोग वहां पर जाते हैं। तो आरुक घाटी को आप जानेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आरुक घाटी किस पूर्व में प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है, मैंने बता दिया, पूर्वी तट पर है। कावेरी नदी किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो देखना, कावेरी नदी के जो जलप्रपात हैं दोस्तों, तो ये आपका एक प्रमुख जलप्रपात जो है जोग है। कौन सा है? जोग है। जोग, ठीक है, ठीक है, जोग नहीं है, होगे नक्कल। ठीक है, जोग किस नदी? शरावती नदी पर है। सॉरी सॉरी, ये भूल गया था थोड़ा, शरावती नदी पर है। होगे नक्कल, ठीक है, होगे नक्कल किस पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, पूर्वी घाट में खनिजों का सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी घाट, देखो पूर्वी घाट यहाँ पर ये फैला हुआ है, आपको पता है, यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब कुछ है। तो उड़ीसा में भयानक खनिज है, हर प्रकार का खनिज में कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कोयला और लोहा तो भर भर के मिल रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज पूर्वी घाट में मिलते हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बॉक्साइट, लौह, क्रोमाइट, बहुत सारे खनिज, सारे उस खनिज मिलते हैं उड़ीसा में आपको। ठीक है, फिर भी पिछड़ा राज्य है। मैंने आपको बताया जहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ उनका दोहन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उड़ीसा इसलिए पिछड़ा राज्य है बेचारा। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जा रहे हैं? उड़ीसा में। ठीक है, पूर्वी घाट की प्रमुख वनस्पति क्या है? तो पूर्वी घाट में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में जो वन पाए जाते हैं शुष्क होते हैं और पर्णपाती। ठीक है, शुष्क होते हैं और पर्णपाती, मतलब अपने पत्ते भी गिरा देते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट किस प्रकार के पर्वत है? ठीक है, पूर्वी घाट किस प्रकार के पर्वत है? तो ये आपके जो पर्वत हैं, देखो हिमालय तो होंगे नहीं, ज्वालामुखी निर्मित होंगे नहीं, युवा मोड़दार होंगे नहीं, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत होंगे। कैसे होंगे? प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, गोंडवाना भूखंड का स्तर है। ठीक है, कर्नल कडरूफ ट्रफ क्या है? ठीक है, कर्नूल कडरूफ ट्रफ आपको पता होना चाहिए, केरल में अवस्थित है और ये क्या है? एक प्रकार के अवनमन क्षेत्र है। ठीक है ना, अवनमन क्षेत्र है। ठीक है, यह एक भूवैज्ञानिक सिंक्लाइन है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी घाट की पहाड़ियां कौन सी हैं? तो देखो दक्षिणी पूर्वी घाट, तो मतलब जो पूर्वी घाट का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर ये कौन सी पहाड़ियां? देखो हिमालय, काराकोरम तो होगा नहीं यार, सीधी सी बात है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया उत्तर में वहां पाई जाती हैं, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अरावली और सतपुड़ा ये होंगे नहीं, तो जबाड़ी, सेवरा और नन्नामलाई, ठीक है, ये पाई जाती हैं कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां। तो दक्षिणी पूर्वी घाट में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? जबाड़ी, सेवराय और नन्नामलाई। देखो अरावली और सतपुड़ा इधर पाई जाती हैं, आपको पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वाला क्षेत्र में अरावली और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा। ठीक है, हिमालय और काराकोरम हिमालय रेंज में पाई जाती हैं, गारो खासियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, मेघालय में। तो इस तरह से ये सबका वर्णन है। ठीक है, पूर्वी घाट का प्रमुख कृषि क्षेत्र किस नदी का डेल्टा है? तो पूर्वी घाट का जो प्रमुख कृषि क्षेत्र है पूर्वी घाट का, ये किस नदी का डेल्टा हो जाएगा? तो देखो अब यहाँ पर गंगा यमुना है नहीं और ऊपर बहती है। ठीक है, मैदान में। नर्मदा ताप्ती पूर्वी घाट में जाती है नहीं, साबरमती माही पश्चिमी घाट की है, तो गोदावरी और कृष्णा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सारे अगर पता है तो उत्तर अपने आप लगा सकते हो। ठीक है, पूर्वी घाट की कौन सी घाटी भारत का कश्मीर कहलाती है? ठीक है, तो पूर्वी घाट की कौन सी घाटी भारत का कश्मीर कहलाती है? ठीक है, अराकू घाटी, इसे दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, अराकू घाटी मैंने अभी आपको बताया कहाँ है। अराकू घाटी कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, पूरी व्याख्या बताई अभी मैंने। ठीक है, पिछले प्रश्न में। तो इसको क्या कहते हैं? दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर। पूर्वी घाट का महत्व किस कारण है? पूर्वी घाट का महत्व किस कारण है? देखना, केवल पर्यटन, केवल वन, डेल्टा व खनिज, केवल जनजातियां। तो डेल्टा भी है, खनिज भी है, कृषि भी है, तो ये इसका प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा, खनिज और कृषि। ठीक है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये पूर्वी घाट के प्रश्न खत्म हुए, पश्चिमी घाट के प्रश्न चालू होंगे। ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर नीलगिरी तो लास्ट में, यहाँ पर जंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काराकोरम ऊपर है, अरावली ऊपर, तो सह्याद्री आपका सही उत्तर होगा। देखो सारी चीजें अगर क्लियर है तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट किस दिशा में फैले हुए? उत्तर से दक्षिण में फैले हुए हैं, और क्या है पगला, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी इसका सही उत्तर हो सकता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण है। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। गुजरात से तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट। ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इस तरह से ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, औसत ऊंचाई वही होगी, कम है, इसकी औसत ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, 900 से 1600।
ठीक है, पूर्वी घाट की कम है, पश्चिमी घाट की ज्यादा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? आपकी अनाईमुड़ी, ठीक है, अनामुड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां किन दो घाटों को जोड़ती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। सिंपल सी बात है। पश्चिमी घाट में कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है? ठीक है, अब मैंने आपको ये वाला बताया था, ठीक है, जोग फॉल्स। कौन सा? जोग फॉल्स, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग करसोप्पा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की पूरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की तो अनाईमुड़ी, पूर्वी घाट की तो महेंद्रगिरी, ठीक है। पश्चिमी घाट में पलानी हिल्स किस राज्य में है? ठीक है, पलानी हिल्स हो जाएंगी आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु या कर्नाटक? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में घाट का हिस्सा पश्चिमी घाट की, ठीक है। पश्चिमी घाट में यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में विश्व धरोहर स्थित घोषित किया? क्यों क्या किया गया? क्योंकि ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता अर्थात कि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी प्राणी वनस्पति पाए जाते हैं, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 2012 में। कब किया गया? 2012 में, ठीक है। पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा आपका, देखो, थाल घाट, नाथुला, सिपकिला, जोजिला, ये सब हिमालय के हैं। कहाँ पर हैं? हिमालय के, ठीक है, हिमालय के हैं। नाथुला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला लद्दाख में है, ठीक है। तो थल घाट या थाल घाट जिसको बोलते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट का प्रमुख दर्रा हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। पश्चिमी घाट का प्रमुख महत्व क्या है? खनिज, कृषि, वर्षा, उद्योग, पर्यटन, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का प्रमुख महत्व जो आपका है उद्योग है। क्या है? उद्योग। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र है, ये सारी चीजों में उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। गुजरात है। तो कृषि और वर्षा, मानसून वर्षा को प्रभावित करते हो, कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। ये तो हो ही जाएगा, तो सारे मल्टीपल ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। दुग्ध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो दुग्ध सागर जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में, मांडवी नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। तो दुग्ध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में, मांडवी नदी पर, ठीक है। पश्चिमी घाट का आगुम्बे किस कारण प्रसिद्ध है? ठीक है, पश्चिमी घाट का आगुम्बे किस जगह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबसे ज्यादा वर्षा वाली जगह। ऑप्शन बी सही होगा, सबसे ज्यादा वर्षा, ठीक है। इसको दक्षिण भारत का चेरापूंजी भी कहा जाता है। किसको? आगुम्बे को। तो पश्चिमी घाट का आगुम्बे बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट का आगुम्बे किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? आपका अधिक वर्षा के लिए। इसे दक्षिणी भारत का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी। 2-3 फैक्ट है इसके, याद रख लेना, ठीक है। पश्चिमी घाट का आगुम्बे किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? आपका सबसे ज्यादा वर्षा के लिए, ठीक है। साउथ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा दर्रा पलक्कड़ दर्रा है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पलक्कड़ दर्रा कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला, ठीक है। बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं, बहुत सारे कम लोगों को मिलता है, ठीक है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन पलक्कड़ दर्रा इसको नहीं पढ़ाती। इस किसका नाम है? अन्य नाम ये कमेंट करके बताओ। आपने पढ़े हुए दर्रे जितने नाम मैंने बोले, इन्हीं में से एक है उसका दूसरा नाम, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी की डोडा बेटा होगी, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा, ठीक है। पश्चिमी घाट किस नदी का जल विभाजक है? पश्चिमी घाट किस नदी का? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला हो जाएगी? अवशिष्ट, प्राचीन अवशिष्ट। पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों किस तरह के हैं? प्राचीन अवशिष्ट, ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है और प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक है। पश्चिमी घाट में कौन सा भाग कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कर्नाटक का कुर्ग बहुत प्रसिद्ध है, काय के लिए? कॉफी के लिए, ठीक है। कर्नाटक का कुर्ग, ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? अभी मैंने बताया अगुम्बे है। कौन सा है? अगुम्बे है। इसे दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं। चेरापूंजी भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। अधिक मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? सब लोग बता देंगे यार, दक्षिण भाग में। दक्कन के पठार का मुख्य किन चट्टानों से बना है? तो ये आपको पता, दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो बेसाल्ट चट्टान। किसके लिए? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई, ठीक है, 1200 से 1500 लगा दूं क्या? 500 से 1000, ठीक है। दक्कन के पठार किन दो पर्वतमालाओं से घिरा है?
तो दक्कन का पठार देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर दक्कन का पठार, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, घाट जरूर लिखा है लेकिन ये दोनों पर्वत हैं, क्या है, पर्वतमाला है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पर्वत से मिला है दक्कन का पठार, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलकर ऑप्शन बी से बना है दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, पश्चिमी घाट। दक्कन के पठार का सबसे ऊंचा भाग पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा है इसलिए सारी नदियां पूर्वी घाट की तरफ बहती है, ठीक है। दक्कन के पठार किस प्रकार का पठार है, तो आपको पता है कि लावा का पठार है, तभी तो लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी बनी और दक्कन का पठार आया, ठीक है। दक्कन पठार का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, दक्कन का पठार ये हो गया, देखो दक्कन का पठार ये हो गया, इसका उत्तरी भाग, ठीक है। तो क्या हो गया, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक तो यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा तो उत्तरी भाग होगा नहीं। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना यहाँ है तो ये उत्तरी भाग होगा नहीं। महाराष्ट्र यहाँ है तो ये हो जाएगा विदर्भ का पठार, ठीक है। तो महाराष्ट्र का पठार आप बोल सकते हो, ठीक है। दक्कन पठार का दक्षिणी भाग किसके नाम से जाना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया दक्षिण में क्या है, कर्नाटक है, तो दक्षिणी भाग कर्नाटक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तेलंगाना पठार किसके अंतर्गत आता है, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आता है। दक्कन के पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है, अब मैंने कितने बार बताया काली मिट्टी से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से, लावा द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। दक्कन के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कितना प्यारा प्रश्न, दक्कन के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। दक्कन के पठार की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। दक्कन पठार में कौन सा जलप्रपात गोदावरी नदी पर है, ठीक है। तो जोंग तो आपको पता है किस पर है, शरावती पर। दूध सागर आपको पता है मांडवी नदी पर है। कावेरी फॉल्स ये है, ठीक है, कावेरी फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन सी। कुचेरू फॉल्स है, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। कावेरी, अच्छा कावेरी फॉल्स तो कावेरी नदी पर है, गोदावरी नदी पूछा था मैंने, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये कुचेरू फॉल्स है, ये गोदावरी नदी पर है, ये कावेरी नदी पर। ये जोंग है शरावती नदी पर, दुख सागर है आपका मांडवी नदी पर, और कचेरू है आपका गोदावरी नदी पर, ठीक है। दक्कन पठार का कौन सा भाग हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरो के खान के लिए आपका गोलकुंडा प्रसिद्ध है, क्या है, गोलकुंडा। हीरा गोल गोल रहते हैं, इससे याद रखना गोलकुंडा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका याद रहेगा। दक्कन के पठार में प्रमुख खनिज कौन सा है, तो दक्कन के पठार में प्रमुख खनिज के रूप में लौह अयस्क पाया जाता है, क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है। दक्कन के पठार की जलवायु कैसी है, जैसी भारत की जलवायु होगी वैसी, कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की भी जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। दक्कन पठार का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है, दक्कन के पठार का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा हो जाएगा, कपास व वस्त्र का उद्योग, ठीक है। मुंबई आपको पता है सूती वस्त्र के लिए जानी जाती है नगरी, ठीक है। पूरा दक्कन का पठार उसके लिए जाना जाता है। दक्कन के पठार का कौन सा भाग सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, केजीएफ मूवी देखिए, कोलार गोल्ड लाइंस, ठीक है, माइंस, ठीक है। तो कोलार गोल्ड फील्ड, तो कोलार क्षेत्र हो जाएगा सोने के लिए, ठीक है, जहां से सोना ही सोना निकालोगे आप। दक्कन के पठार का कौन सा क्षेत्र हीरे की खानों से जुड़ा है, कैसे, हीरो की खानों से, तो मैंने आपको पहले बता दी गोलकुंडा, ठीक है, ठीक है, क्या है, गोलकुंडा। दक्कन के पठार में कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट का व्याप्य भाग, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो व्याप्य भाग है वो पाता है सबसे ज्यादा वर्षा। दक्कन के पठार का महत्व क्या है, दक्कन के पठार का महत्व सभी है, उद्योग है, कृषि है, खनिज संपदा, सब कुछ है, ठीक है। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन में, हाँ रेगुर के नाम से। जलोढ़ मिट्टी अपना अलग है, लेटेराइट मिट्टी अलग है, लाल मिट्टी अलग है, तो रेगुर किसको जाना जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण, तो लोहा ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लोहे की मात्रा पाई जाती है और लोहा जंग लगने के बाद कैसा होता है, लाल। तो मिट्टी में पानी पड़ता है, वो हमेशा धीरे धीरे पड़ता रहता है, तो लाल मिट्टी कैसी रहती है, लाल, ठीक है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो देखो लैटेराइट मिट्टी आपकी मुख्य रूप से चाय और कॉफी के लिए उपयोगी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो सारी बागवानी फसलों के लिए उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी का कौन सा प्रकार सबसे उपजाऊ माना जाता है, तो मैंने आपको बताया जलोढ़ मिट्टी जो नई प्रकार की है वो कौन सी है, खादर, और जो पुरानी है वो कौन सी है, बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे प्रमुख रूप से खादर, कौन सी, सबसे खादर जो है सबसे उपजाऊ है, ठीक है। काली मिट्टी किन राज्यों में सबसे अधिक पाई जाती है, तो काली मिट्टी आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसलिए यहाँ पर कपास भी अच्छा होता है, सोयाबीन भी अच्छी होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पर कौन सी मिट्टी, काली वाली।
भारत में धान उत्पादन किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? तो लाल मिट्टी में सबसे अधिक होगा। किस मिट्टी पर? लाल मिट्टी में धान का उत्पादन। इसलिए आप देखोगे पूर्व के राज्यों में ज्यादातर चावल का उत्पादन अच्छा है। जलोढ़ कैसे हो जाएगी? कुछ भी। भारत में कौन सा क्षेत्र गेहूं का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का भी वो वाला क्षेत्र ऊपर वाला। ठीक है, कपास उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होगा? काली मिट्टी। मैंने पहले बता दिया आपको, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक है, लाल मिट्टी भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। पंजाब हरियाणा में होगी नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ आदि। ठीक है, बिहार और झारखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नहीं, तो तमिलनाडु, मैंने बताया पूर्वी राज्यों में। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने आपको बता दिया था अभी, उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ने की पेटी कहा जाता है। और गन्ना उत्पादक, गन्ना का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। ये सारे फैक्ट आपको गन्ना से संबंधित याद रखने हैं। गन्ना जब भी आएगा तो उत्तर प्रदेश की बात जरूर होगी। ठीक है, दलहन की सबसे अधिक खेती भारत के किस क्षेत्र में होती है? दलहन की सबसे अधिक खेती भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो दलहन की सबसे अधिक खेती होती है भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, दलहन के लिए। ठीक है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो अभी की हालत में गुजरात है। पहले मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र भी होते थे, अभी गुजरात है। ठीक है, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? चावल उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल प्रथम है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल प्रथम है। भारत में गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? ऑप्शन देख लेना, गेहूं उत्पादन के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश अभी की हालत में प्रथम है। ठीक है, भारत में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है? तो लगभग ये वर्षा पर निर्भर है 60%। ठीक है, बाकी सिंचाई की साधन कम है, 40% ही है, 60% वर्षा पर। लैटेराइट मिट्टी को उपयोग किस अन्य फसल के लिए भी किया जाता है? देखो, नारियल की फसल, गेहूं, जौ और मक्का, इसके लिए नहीं किया जाता। नारियल लगा देना आप। किसके लिए? नारियल के लिए लगा देना। बागवानी फसलों के लिए लगभग लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, भारत में तिलहन उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो तिलहन के लिए मध्य प्रदेश है। दलहन तिलहन के लिए कौन सा है? मध्य प्रदेश। दलहन के लिए हो, तिलहन के लिए हो, मध्य प्रदेश है। भारत में मानसून कब आता है? आपको पता है 1 जून को केरल के तट से टकराते हैं, जून के पहले सप्ताह में। तो कब आता है? जून के महीने में आएगा, ये होगा ऑप्शन सी। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो आपको पता है कि किससे आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहां से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ से आता है भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम की दिशा से। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत वर्षा मानसून से होती है? तो लगभग 85% वर्षा मानसून से होती है। ठीक है, अरब सागर शाखा का प्रथम प्रभाव कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो ये है, ये अरब सागर की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी। सबसे प्रथम प्रभाव केरल में। कहां पर? केरल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रथम प्रभाव किस राज्य में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रथम प्रभाव किस राज्य में पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा कम क्यों होती है? तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा इसलिए कम होती है बच्चों कि यहाँ से जब आता है तो ये वृष्टि छाया प्रदेश के कारण मानसून यहीं से यहाँ चला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु तक आ नहीं पाता। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यह वर्षा छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश इसको बोलते हैं, वर्षा छाया प्रदेश या रेन शेडो एरिया। ठीक है, भारत में मानसून सामान्यतः कब वापसी करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग अक्टूबर के महीने में वापसी करता है। जैसे अभी सितंबर तक का महीना वो मानसून हो गया, अब अक्टूबर में मानसून वापस जाएगा, तो वापस जाते टाइम तमिलनाडु को भिगोते हुए जाएगा। ठीक है, वापसी मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मैंने बता दिया, तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। चेन्नई को वर्षा किस मानसून से प्राप्त होगी? चेन्नई यानी तमिलनाडु, तो किससे होगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से। ठीक है, उत्तर पूर्व से, क्योंकि लौटते हुए होगी। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न। मौसमी पवनों की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसमी पवनें अगर अपना दिशा में को बदल लें तो लोगों के यहाँ मानसून आ जाता है। क्या बोल देते हैं? मानसून आ गया। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग IMD अनुसार मानसून की औसत अवधि कितनी होती है? तो 4-4 महीने की सारी ऋतु होती है। 4 महीने मतलब 120 दिन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको पता होना चाहिए, चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है। कहाँ पर होती है? चेरा। और दक्षिण भारत में कहाँ होती है? बता दो कमेंट करके, 3 बार बता चुका हूँ। पश्चिमी घाट का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी घाट का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? अगुम्बे। इसी को कहते हैं क्या? दक्षिण भारत का चेरापूंजी। ठीक है, अगुम्बे। अगुम्बे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है, बार बार बता दिया। अरब सागर शाखा का विस्तार किस दिशा में होता है? ठीक है, अरब सागर शाखा का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में होता है।
बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के मैदान तक पहुंचते पहुंचते किस दिशा में हो जाती है? बंगाल की खाड़ी के मैदान तक पहुंचते पहुंचते किस दिशा में हो जाती है? ठीक है, तो ये हो जाती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। वर्षा छाया क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और कर्नाटक के भीतरी भाग में। मैंने बताया तमिलनाडु में कम बारिश होती है। तमिलनाडु क्यों होती है? क्योंकि रेन शेडो एरिया हो जाता है पर्वत के कारण। ठीक है, तो अब हवाएं यहाँ टकराई और यहाँ बारिश हो गई, पर यहाँ नहीं हो पाती। ठीक है, भारत में मानसून की भविष्यवाणी किस संस्था द्वारा की जाती है? आईएमडी द्वारा की जाती है, दिल्ली में अवस्थित है। आईएमडी पुणे में है, सॉरी, कहाँ पर है? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है, मौसम विभाग का। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्रभावित? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक प्रभावित होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, भारत में किस वर्षा से मानसून सबसे पहले पहुंचता है? भारत में किस भाग में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? बार बार पूछ लिया रे। केरल में पहुंचता है। कहां पर? केरल में। एनर्जी डाउन हो जाती है इतनी देर तक खड़े खड़े पढ़ाने में। 190 प्रश्न पढ़ा दिए हैं, कम नहीं होते। ठीक है, भारत में मानसून की अनियमितता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में मानसून की अनियमितता का प्रमुख कारण है एल नीनो। ये क्या करता है? मानसून को बिगाड़ देता है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? तो राजस्थान में। थार का मरुस्थल आपको पता होना चाहिए। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट यानी मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? तो थार मरुस्थल रेतीली मिट्टी से ढका है, रेता रेता है वहां। ठीक है, थार मरुस्थल का विस्तार किन दो देशों में है? भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय होगी, गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी। थार मरुस्थल का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? थार मरुस्थल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जैसलमेर में। हाँ, जैसलमेर में। माउंट आबू में। माउंट आबू आ जाएगा क्या? मुझे जानकारी नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, गूगल कर लेना। थार मरुस्थल में कौन सा रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है? ठीक है, जोधपुर होगा। जोधपुर होगा। क्या होगा? रेगिस्तानी जैसलमेर है। ठीक है, थार मरुस्थल ये मैंने पढ़े नहीं। थार मरुस्थल के प्रश्न हमारे काम के उतने होते हैं नहीं। ये मेरे पीपीटी बनाने वाले ने इसको ऐड कर दिया कुछ भी। ठीक है, तो 200 प्रश्न आपके यहाँ पर ये खत्म हो। थार मरुस्थल में कौन सा पशु अधिक पाया जाता है? ऊंट पाया जाता है। ऊंट से घूमते हैं ना थार के मरुस्थल में, देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 200 प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी से सारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से तैयारी करो, वीडियो को पूरा देखो। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल से जुड़े रहना। शेयर अवश्य कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।